सूरजकुंड नामक गांव में सुखिया नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रमन, दूसरे का नाम आनंद और तीसरे का नाम महेश तथा चौथे का नाम नंदू था। यह चारों एक नंबर के आलसी और घुमक्कड़ लड़के थे। उसका पिता सुखिया इन चारों की आदतों से बड़ा परेशान हो गया था। एक दिन सुखिया ने अपने लड़कों को बुलाया और कहा, रमन, आनंद, महेश, कहाँ हो? जल्दी आओ मेरे पास। अरे क्या हुआ पिताजी, आप इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? तब सुखिया गुस्सा करते हुए कहने लगा, जरा शर्म करो बेटो, इस उम्र में घूमते फिरते रहते हो और मैं बुढ़ा होकर खेती किसानी कर रहा हूँ। काम करते करते मैं थक गया हूँ। तुम्हारे भविष्य के बारे में इतना चिंता करता हूँ कि क्या तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत होगा? मुझे तुम्हारी ही चिंता खाए जाती है। तब बड़े बेटे रमन ने कहा, पिताजी अब चिंता क्यों करते हैं? जब समय आएगा हम अपना अपना देख लेंगे। अब कौन समझाए तुम लोगों को? अच्छा सुनो, एक बात बतानी थी। तुम चारों को कल सुबह ही मेरे साथ खेत पर जाना है। मैं वही तुम लोगों को एक ऐसा खजाना दिखाने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से बदल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो पिताजी हम जरूर चलेंगे। अगले ही दिन सुखिया और उसके चारों बेटे खेत के लिए निकल पड़े। जब खेत पर पहुंचे तो महेश ने कहा, पिताजी आपने कोई खजाने के बारे में बताया था, कहाँ है वह खजाना? दिखाओ तो सही। सुखिया ने अपने चारों बेटों को 1-1 रुपए करके 4 रुपए दिए और कहा, यह सिर्फ रुपए हैं। लड़के ने कहा, पिताजी आपने तो खजाना बताया था, कहाँ है खजाना? तब सुखिया बोला, बेटा खजाना यही है। खजाना? आप यह कैसा मजाक कर रहे हैं पिताजी? सुनो, इस रुपए में ही खजाने का राज छिपा है बेटा, और खजाने की चाबी भी इसी में छुपी हुई है। वो देखो, हमारे खेत के मेड़ पर 4 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं पेड़ों के नीचे 4 घड़े हैं। उन घड़ों में खजाना रखा हुआ है जो अब तुम्हारा होगा, समझे? परंतु पिताजी कौन सा पेड़ किसका होगा, यह कैसे पता करेंगे? महेश बोला, जिसका सिक्का बड़ा है बेटा, वह पेड़ बड़ा वाला उसका होगा, और जिसका सिक्का उससे छोटा है वह पेड़ उसका होगा, और उससे भी छोटा सिक्का जिसके पास होगा वह पेड़ उसका होगा, उससे भी और छोटा सिक्का जिसका होगा तो सबसे छोटा पेड़ उसका होगा। समझ में आई बात? इस तरह किसान ने अपने चारों बेटों को 4 पेड़ को बांट दिया। चारों ने अपना अपना पेड़ देख लिया। इस तरह कुछ दिन व्यतीत हो गए। संयोग की बात है कि सुखिया अब ज्यादातर बीमार रहने लगा, और एक दिन ऐसा हुआ कि सुखिया की मौत भी हो गई। सुखिया के अंतिम संस्कार के बाद चारों भाई आपस में बातें करने लगे। अरे भाइयों, जरा सुनो, पिताजी ने हम चारों को 4 पेड़ दिए थे। सबको तो अपना अपना पेड़ याद है ना? हाँ भैया, नंदू ने कहा, हम सबको अपना अपना पेड़ अच्छे से याद है। मुझे लगता है अभी हमें पेड़ के पास जाना चाहिए और खुदाई शुरू कर देना चाहिए। तब आनंद बोला, अरे नहीं, कुछ तो शर्म करो। आप लोग जीवन में तो कुछ नहीं कर सके, अब क्या उस खजाने के भरोसे रहोगे? तब रमन बोला, देख आनंद, ज्यादा ज्ञान मत दे, समझा न?
तेरे को अगर नहीं चाहिए तो हम ले जाते हैं। अगले दिन चारों भाइयों ने खेत में जाकर अपने अपने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। चारों पेड़ के नीचे खुदाई के बाद चारों भाइयों को एक एक घड़ा मिल गया। चारों भाइयों ने जैसे ही अपना अपना सिक्का उस घड़े के ऊपर रखा, घड़ा का ढक्कन खुल गया और वह सब चौंक पड़े। अरे भाई, जरा देखो तो मुझे क्या मिला है। मेरे घड़े में तो हीरे ही हीरे भरे हुए हैं। रमन ने कहा, तो अब तो मैं करोड़पति बन गया हूँ। तब दूसरा बोला, अरे ये क्या, मेरे घड़े में तो सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ भरी पड़ी हैं। यह कैसा अन्याय हुआ मेरे साथ। हाँ भैया, मेरा घड़ा भी किसी से कम नहीं है। आनंद बोला, मेरे घड़े में तो सोने चांदी भरे हुए हैं। तब तक नंदू बोला, अरे भाइयों, यह क्या हुआ। मेरे घड़े में तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं। घड़ों को लेकर चारों भाइयों के बीच में अब झगड़ा शुरू हो गया। चारों भाइयों का झगड़ा बढ़ता ही चला गया। उसी समय उस राज्य के राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर निकले थे। चारों भाइयों को आपस में लड़ते हुए देखकर महाराज ने मंत्री से कहा, अरे वहाँ क्या हो रहा है। यह चारों युवक आपस में क्यों लड़ रहे हैं। मंत्री जी, जरा पास जाकर देखें तो आखिर मामला क्या है। तब मंत्री उनके पास पहुंचा और कहने लगा, अरे भाइयों, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो। क्या परेशानी है, किस बात का झगड़ा हो रहा है। राजा नरेंद्र प्रताप भी उनकी बातें सुनने के लिए वहीं पर रुक गए। फिर चारों ने मिलकर राजा को खजाने और घड़ों के बारे में सब कुछ बतला दिया। अच्छा, तो यह बात है, तुम चारों इन घड़ों को लेकर लड़ रहे हो। महाराज, अब आप ही बताइए कि इनमें कौन सा घड़ा किसका होगा। सुनो, जिनके भाग्य में जो मिला है उसी में उनका ही हक होगा। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। बिना कर्म के फल मिल भी जाए तो वह टिकता नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारे पिता ने कोई फैसला लिया है तो वह बिल्कुल सोच समझकर ही लिए होंगे। तुम चारों भाई अपना अपना नाम बताओ और अपना अपना घड़ा सामने रखो और अपने अपने घड़े के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। राजा की बातें सुनकर चारों भाइयों ने ऐसा ही किया। तब राजा ने कहा, रमन, तुम्हारे हिस्से में हीरा मिला है, वह तुम्हारी किस्मत है। इसमें केवल तुम्हारा ही अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। तब राजा ने तीसरे भाई महेश से कहा, सुनो महेश, तुम्हारी किस्मत में सोना चांदी है, इसमें भी तुम्हारा ही अधिकार है, इसको भी कोई नहीं ले सकता है, यह तुम्हारा हुआ। और सुनो आनंद, तुम्हारे हिस्से में केवल हड्डियां हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि घर में जितने भी गाय और बैल या जानवर होंगे वह तुम्हारा होगा। और सुनो नंदू, तुमको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हिस्से में मिट्टियां आई हैं। इसका मतलब यह है कि जितना भी जमीन होगा उसमें केवल तुम्हारा ही अधिकार होगा, यानी कि सभी जमीन के मालिक तुम होगे। राजा की बातें सुनकर चारों को अब जाकर सुकून मिला। सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया था। इधर तीनों भाई अपने घर पहुंचकर अपनी अपनी सेखी बघार रहे थे। अरे वाह, मेरी किस्मत तो देखो, मुझे हीरा मिला है। हीरा, इसका मतलब मुझे अब जीवन में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तो बैठे बैठे अमीर बन गया। उधर दूसरी तरफ महेश भी अपनी पत्नी से कह रहा था, वाह,
कितनी अच्छी जिंदगी दी है ऊपर वाले ने। अब तो पूरी जिंदगी मौज से कटेगी। देखो भाग्यवान, मेरे भाग्य में सोने और चांदी मिले हैं। इसका मतलब मैं सबसे बड़ा धनवान बनने वाला हूँ। अब मेरी जिंदगी भी ऐसो आराम से गुजरने वाली है। वाह, अरे वाह, वाह रे भगवान, तूने इतना मुझ पर दया किया। इधर आनंद भी गायों को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था और मन में सोच रहा था, अकेला मालिक मैं इस गायों का हूँ। जितनी गायें मेरे पास है उतनी तो शायद पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। इस गांव में, इस राज्य में सबसे ज्यादा गाय और भैंस मेरे पास है। गायों के दूध से आज मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। वाह वाह, बहुत धन्यवाद हे ईश्वर। उधर नंदू बैठा बैठा अपनी किस्मत पर सोच रहा था, अब मैं क्या करूँ। मेरे हिस्से में तो सिर्फ बंजर जमीन है। मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है। और इधर कई महीने व्यतीत हो गए और बारिश भी नहीं हो रही थी। ना तो सिंचाई के लिए कोई साधन था। भला फसल नंदू कैसे उगाएगा, यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। कह रहा था, मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। इधर तीनों भाइयों की शादी हो गई थी और वह अपने परिवार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक भाई जो बहुत ही दुखी था, नंदू, उसके पास जमीन तो थी लेकिन बारिश न होने की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इधर नंदू बैठे बैठे भगवान की गुहार लगा रहा था, हे भगवान, आज भी कुछ खाने को नहीं है घर में, अब मैं क्या करूं। चलो भैया के घर जाता हूँ, कुछ मांग कर लाता हूँ। ऐसा सोचकर नंदू रमन के घर पहुंचा और आवाज लगाने लगा, भैया दरवाजा खोलिए, मैं नंदू हूँ। दरवाजा खोलिए भैया, मैं नंदू हूँ। रमन बाहर निकला। अरे नंदू, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना? भैया कुछ खाने को होगा तो दे दीजिए, मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। अरे नंदू, अभी तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है, अब तू जा यहाँ से। बेचारा नंदू उदास होकर अपने घर लौट आया। उधर राजा नरेंद्र अपनी राजकुमारी नंदिनी से कह रहे थे, बेटी नंदिनी, अब तुम 18 वर्ष पूरी कर चुकी हो। अगर तुम कहो तो तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव राजकुमारों को भेज दूं। तब राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, मुझे किसी राजकुमार से विवाह नहीं करना है। राजकुमारों से विवाह नहीं करोगी तो फिर किससे विवाह करोगी? बेटी, पिताश्री, मुझे तो सोने के हिरण से विवाह करना है। मैंने बचपन में माँ से सोने के हिरण की बहुत ही कहानियाँ सुनी है। सोने के हिरण बेटी, वह कहानियाँ हैं, वह असल जिंदगी में यह सब नहीं होते हैं। नहीं पिताश्री, अगर नहीं मुझे विवाह करना है तो मैं केवल सोने के हिरण से ही करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं। राजकुमारी के हट के आगे किसी की नहीं चली। आखिरकार राजा हार मानकर वहां से चले गए और बगीचे में आकर चिंतित अवस्था में बैठ गए। तभी मंत्री आकर महाराज से कहने लगा, महाराज, आपको उदास देखकर बड़ी ही तकलीफ होती है, अब क्या करूं? मंत्री जी, राजकुमारी ने तो हट ही कर दिया है कि वह सोने के हिरण से ही विवाह करेंगी। अब आप ही बताओ, इसका क्या जवाब दूं? महाराज, अगर ऐसा है तो इसका उपाय किया जा सकता है। क्यों ना हम राजगुरु को दरबार में बुलाते हैं, शायद उन्हीं से ही कुछ उपाय के रास्ते मिल जाए।
अगले दिन राजमहल में राजगुरु का आगमन हुआ। महाराज ने राजगुरु को सारी बातें और राजकुमारी की बता दी। महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजगुरु बोले, अगर राजकुमारी किसी सोने के हिरण से शादी करना चाहती है तो यह भी संभव है महाराज, परंतु यह कैसे संभव हो सकता है धर्मात्मा जी? मैंने तो अपने जीवन में कभी भी सोने के हिरण नहीं देखा है। अब चिंता न करें महाराज, सोने के हिरण भी मिल जाएंगे और राजकुमारी के विवाह भी हो जाएंगे। बस आप समय का इंतजार कीजिए। महाराज बोले, मेरे मन में बहुत संशय है गुरुदेव, कृपया आप मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। राजा की बातों को सुनकर गुरुदेव राजा के कानों में कुछ बताने लगे। गुप्त बातों को सुनकर राजा भी हामी भरने लगे। राजमहल से निकलकर सन्यासी बाबा सीधे जंगल की ओर चले गए। उधर इस साल बहुत जोरदार बारिश हुई। नंदू के खेत खलिहान अब भर गए। नंदू की किस्मत खुल गई। वही तीनों भाइयों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई। बड़ा भाई अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे सुनो तो भाग्यवान, क्या हो गया? घड़े में से सारे हीरे कहाँ गए? लगता है कि चोरी हो गया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? जो कुछ भी था वह तो अब खत्म हो गया है। अरे मेरे जैसा बेवकूफ इस दुनिया में और कहीं नहीं होगा। इतना अच्छा मुझे हीरा मिला था, सारा जीवन मैं बैठकर खाने में ही बिता दिया। अब जो कुछ भी बचा हुआ था वह भी चोरी हो गया। अगर कुछ व्यापार करता तो शायद आज मुझे यह दिन देखना न पड़ता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर महेश का घर भी इन हालातों से गुजर रहा था। वो भी अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे सोने चांदी सब खत्म हो गए। अब आगे का जीवन कैसे चलेगा? यह मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे पास इतने सारे सोने चांदी थे, अगर उन पैसों को मैं सही जगह खर्च करता तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। अभी क्या करें जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो अमीर से गरीब हो गए। वहीं आनंद का घर भी इसी हालातों से दो भाइयों की तरह ही हो गया था। वह भी चिल्ला रहा था, अरे यह क्या हुआ? इतना बुरा दिन आ गया भाग्यवान, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा खासा दूध बेचकर बड़ा व्यापारी बन गया था। अब तो सब गायें मर गई। अब दूध कहाँ से मिलेगा? कैसे मेरा दूध का व्यापार चलेगा? मैं तो बर्बाद हो गया। हाँ जी, बर्बाद तो हम हो ही गए। बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। दूध के पैसों से हमने अनाप शनाप काम किए, पैसे बेवजह खर्च किए। अगर हमने पैसों का सदुपयोग किया होता, सही जगह पर खर्च किया होता तो आज हमें यह दिन देखना न पड़ता। जहाँ तीनों भाई बहुत दुखी थे, वहीं नंदू की खुशी के दिन लौट आए थे। तीनों भाइयों को सोने चांदी हीरा मिले थे, लेकिन नंदू की किस्मत में जमीन मिली थी जो कभी खत्म नहीं होती है, ना ही खत्म हो सकता है। रुपए पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन जमीन कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। इधर नंदू बैठे बैठे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। हे भगवान, आपसे बहुत मैं प्रसन्न हूँ। मैं पहले बहुत नाराज था, परंतु आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पिताजी ने जो मुझे दिया है वह अब मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा। रुपए पैसे सोना चांदी तो
बस कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन यह जमीन मेरे पूरी आने वाली पीढ़ी के काम आवेंगे, पेट भरेंगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले। अब इधर तीनों भाइयों के पास न पैसा था न सोना चांदी। अब आगे की जिंदगी जीने के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा। यही सोचकर तीनों भाइयों ने विदेश जाकर काम करने की सोची और एक दिन तीनों भाई घर से निकल गए। चलते चलते जब वे एक जंगल में पहुंचे तो एक तरफ से आवाज आई, जीवन भर मजा उड़ाया, कर्मों का पाया सजा। जंगल जंगल भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो जमाई राजा। अरे यह किसने कहा? अरे यह कौन है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है? हिम्मत है तो बाहर आओ। समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौन बोल रहा है, दिखाई भी नहीं देता है, रमन बोला। तभी दोबारा आवाज आई, क्या मुझे तेरे सर के ऊपर तो मैं बैठी हूँ, तुम देख नहीं पा रहे हो? अरे अब यह क्या नया मुसीबत है भाइयों। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। वह बोल रहा था, सुनो भाइयों, अगर इस जंगल में कोई आता है तो मेरे सवालों का उसे जवाब देना होता है। अगर गलत जवाब दिया तो सीधा इन पेड़ों में बदल जाओगे। अगर सही जवाब दोगे तो कई सोने चांदी मिलेंगे, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इस राज्य का राजा भी बन जाओगे। सुनो, मेरा पहला सवाल यह है, अगर किसी राज्य के राजा पर आक्रमण हो जाए तो प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए? प्रजा क्या ही कर सकता है, घर का दरवाजा बंद करके खुद को बचाना चाहिए। गलत जवाब। रमन ने गलत जवाब दे दिया था। तब उल्लू ने कहा, अब बन जा तू पेड़। तब दूसरे भाई से उल्लू ने पूछा, अब तुम बताओ इस सवाल का जवाब। अगर राज्य में अकाल पड़ जाए तो राजा को क्या करना चाहिए? अगर अकाल पड़ जाए तो राजा को सभी धन दौलत बांट देना चाहिए। क्या पता अगर राजा मर जाए तो सारा धन बेकार हो जाएगा। आनंद ने कहा, अरे यह भी गलत जवाब है, अब तू भी बन जा पेड़। इतना कहते ही आनंद भी पेड़ में बदल गया। तब उल्लू ने तीसरा सवाल किया, अगर राजा मर जाए तो क्या होगा? तब महेश बोला, उल्लू महोदय, आपका सवाल बहुत ही सरल है। राजा अगर मर जाए तो कोई भी प्रजा राजा बन जाएगा और राज्य का क्या है, जैसे तैसे चलता रहेगा। यह भी गलत जवाब है। किसी का जवाब भी मुझे संतोषजनक नहीं लग रहा है। अपने भाइयों की तरह तू भी पेड़ बन जा। ऐसा कहते ही तीसरा भाई भी पेड़ बन गया। अब तीनों उसी जंगल में पेड़ बनकर घिरे रह गए। इधर नंदू अपने कामों में व्यस्त था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन तीनों भाइयों के घर से रोने की आवाजें आने लगी। अरे यह तो रोने की आवाज आ रही है, भैया के घर से आवाजें आ रही हैं। चलो चलकर देखता हूँ। जब नंदू पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी भाभियाँ रो रही हैं। तब उसने पूछा, भाभी जी आखिर क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं और भैया कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब भाभियाँ बोली, अरे मैं क्या बताऊँ, आपका काम धंधा तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारी किस्मत ही फूटी निकली। जो भी घर में था सब कुछ चोरी हो गया। यह क्या बोल रही हो? अब घर के लिए कुछ करना ही तो होगा न। यही सोचकर तीनों भाई काम की तलाश में बाहर निकल गए, लेकिन अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आए। हमें तो डर लग रहा है
कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तब नंदू बोला, अब चिंता न करे, मैं उन तीनों भाइयों को खोज कर तलाश कर ले आऊंगा। मैं उनको तलाश करने जा रहा हूँ, तब तक आप लोग सब्र रखें। इतना कहकर नंदू अपने तीनों भाइयों की तलाश में निकल गया। जाते जाते वह भी उसी जंगल में पहुंच गया। जीवन भर मजा उड़ाया, कर्मों का पाया सजा। जंगल जंगल भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो जमाई राजा। अरे भाई, जंगल है घना, क्या यहाँ आना है मना। गलती हो गया माफ कर दे, कहाँ छुपकर गाते हो गाना। ऊपर देखो नंदू, मैं यहाँ हूँ। अच्छा तो उल्लू महोदय, तुम वहाँ हो। आपके जंगल में अपने भाइयों को खोजने मैं आया हूँ। कुछ दिन पहले ही इसी रास्ते से जा रहे थे और अभी तक घर नहीं आ पहुँचे हैं। अच्छा तो वह तीनों तुम्हारे भाई थे। फिर तो वह तीनों वह रहे पेड़ बनकर इस जंगल की शोभा को बढ़ा रहे हैं। क्या मेरे तीनों भाई पेड़ बन गए हैं? परंतु क्यों और कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तीनों को 3 सवाल पूछे थे, तीनों ने इसका गलत जवाब दिया, जिससे अब वह पूरी तरीके से जंगल का पेड़ बनकर रह गए हैं। तब नंदू बोला, उल्लू महोदय, मेरे तीनों भाइयों को अब इंसान के रूप में कर दो, कैसे आएंगे? तब उल्लू ने कहा, मेरे सवालों का जवाब दो, अभी तुम्हारे भाई वापस इंसान बन जाएंगे। तब नंदू ने कहा, ठीक है उल्लू महोदय, कृपया आप अपना सवाल पूछिए। तब उल्लू बोला, मेरा पहला सवाल यह है, अगर किसी राज्य के राजा पर आक्रमण हो जाए तो प्रजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए? तब नंदू बोला, अगर किसी राज्य के राजा पर आक्रमण हो जाए तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि अपने राजा व राज्य के सैनिकों का मनोबल बढ़ाए। प्रजा को भले ही अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता हो, लेकिन जब एक साथ सैकड़ों हजारों लोगों का साथ मिल जाए तो किसी भी युद्ध पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एकता में वह ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता है। वाह, बहुत अच्छा जवाब युवक। तुम्हारा अब अगला सवाल सुनो। राज्य में अकाल पड़ जाए तो राजा को क्या करना चाहिए? तब नंदू बोला, अगर किसी राज्य में अकाल पड़ जाए तो राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को यथासंभव मदद करे, जैसा कि भोजन, पानी, कपड़े की व्यवस्था करना चाहिए। अकाल के कारण राजकोष भी खाली हो सकता है, लेकिन प्रजा के दुख को अपना समझकर सबके लिए विशेष शिविरों का व्यवस्था करना चाहिए। बुरा समय सबका आता है और कुछ दिनों के बाद कट भी जाता है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। इसीलिए बुरे समय में सबको साथ देना चाहिए और मदद करना चाहिए। यही एक सच्चे राजा का कर्तव्य होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे जवाबों से मैं संतुष्ट हूँ। अब अगला और अंतिम सवाल, अगर राजा मर जाए तो प्रजा को क्या करना चाहिए? तब नंदू बोला, अगर कोई राजा मर जाता है तो अगले राजा चुनने या बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस समय प्रजा को शांतिपूर्ण फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर राजा चुनने का अधिकार प्रजा को मिलता है तो उस स्थिति में प्रजा को एक ऐसा राजा चुनना चाहिए जो अधिकारों की रक्षा कर सके, विपरीत परिस्थितियों पर प्रजा को साथ दे सके, अन्याय, असत्य, लोभ से दूर रहकर लोगों को न्याय और सच्चाई, शांति और रोजगार का वातावरण दे सके। ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए जिससे राज्य में खुशहाली बनी रहे।
युवक, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। तुम्हारी इन बातों को सुनकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जादुई उल्लू ने अपने जादुई शक्ति से नंदू को एक सोने का हिरण बना दिया। और अरे, यह आपने मेरे साथ क्या किया? आपने तो मुझे हिरण बना दिया, और मेरे भाइयों का क्या हुआ? आपने कहा था कि सवालों का जवाब दिए तो उन्हें वापस इंसान बना दोगे। चिंता न करो नंदू, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा है, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। तुम अभी यहाँ से कुछ मील दूर उन पहाड़ियों पर जाओ, वहाँ मेरे गुरु आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे इन भाइयों को अभी आजाद कर देता हूँ। नंदू अब सोने का हिरण बनकर गुरु से मिलने चला गया। जादुई उल्लू ने तीनों भाइयों को आजाद कर दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गया। तीनों भाई अब घर आने लगे। वहीं नंदू चलते चलते गुरु के पास पहुंच गया। गुरुदेव, सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, यह मुझे हिरण क्यों बनाया गया? मैं कुछ समझा नहीं। तब गुरुदेव बोले, सुनो बेटा, तुम्हें हिरण बनाने के पीछे का क्या कारण है, यह तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम मेरे साथ राजमहल चलो। इस तरह सोने के हिरण को अपने साथ लेकर गुरुदेव राजमहल पहुंच गए। महाराज, मैंने राजकुमारी के विवाह के लिए एक सोने का हिरण की तलाश कर लिया है। अब आप निश्चिंत हो जाइए महाराज। अब आप राजकुमारी को यहाँ बुलाइए। राजा राजकुमारी को आवाज देकर बुलाने लगे। पिता की आवाज सुनकर राजकुमारी पास आ गई। राजकुमारी, देखिए, आपके लिए सोने का हिरण आ गया है। अब आपका विवाह इसी के साथ होने वाला है। तब राजकुमारी बोली, मुझे मंजूर है गुरुदेव, मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। जैसे ही राजा ने सोने के हिरण को छुआ, वह इंसान के रूप में बदल गया। गुरुदेव, यह क्या है? यह तो कोई इंसान है, सोने के हिरण नहीं है। राजकुमारी, हम इंसान ही हैं और हम इंसानों से विवाह ही कर सकते हैं। यही नियम सदियों से चला आ रहा है। और यह नंदू बहुत अच्छा नेक इंसान है, तुमको खुश रखेगा। राजकुमारी और राजगुरु के इन शब्दों को सुनकर बड़ी ही खुश हुई और मान गई। अगले दिन राजकुमारी और नंदू का विवाह हो गया। राजा ने कहा, सुनिए मंत्री जी, अब तो राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया है। मेरी तबीयत भी दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अब मैं अपने राजपाट दामाद जी को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, अब आपको आराम की जरूरत है। वर्षों से आप रानी के वियोग में जी रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गुरुदेव, आपका क्या विचार है? हाँ महाराज, मैंने उसकी परीक्षा पहले से ही ले लिया है। वह राजा बनने के योग्य है। आप राज्याभिषेक की तैयारी कर सकते हैं। महाराज अगले ही दिन नंदू को जयंतीगढ़ का राजा बना दिया। नंदू के राजा बनने के कुछ ही दिनों के बाद राजा नरेंद्र प्रताप का स्वर्गवास हो गया। नंदू के राजा बनने के बाद राज्य में सभी लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगे। इधर तीनों भाई मायावी जंगल से जैसे तैसे जान बचाकर घर तो आ गए, लेकिन बड़ी ही आर्थिक तंगी से गुजार रहे थे। एक दिन तीनों भाई इकट्ठा हुए तब बड़े भाई ने कहा, तुम लोगों को भाइयों पता है, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक नया राजा बना है। वह बहुत ही अच्छा है, सबकी मदद करता है। चलो हम उनके पास जाकर मदद मांगते हैं। हाँ हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें राजा के पास जाना ही चाहिए। तब दूसरा बोला, अरे भैया, एक बात और हमने सुनी है,
मैंने सुना है कि नंदू हमारे तलाश में जंगल की ओर गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। तब आनंद बोला, हमारी हिम्मत दोबारा उस मायावी जंगल में जाने की नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, राजा जी से इसके लिए मदद की गुहार जरूर करेंगे। तीनों भाइयों ने ऐसा फैसला करके अगले ही दिन राजमहल की ओर निकल गए। कुछ समय के बाद राजमहल पहुंच गए। अपने भाइयों को इस हालत में देखकर नंदू सिंहासन छोड़कर नीचे आ पहुंचा और कहने लगा, भैया आप लोगों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। भाई नंदू, तुम राजा बन गए, परंतु यह सब कैसे हुआ, आप लोगों को सब बताता हूँ। पहले आप मेहमान कक्ष पे आइए, वहीं बैठकर सारी बातें करते हैं। राजा नंदू ने अपने भाइयों को मेहमान कक्ष में ले गया और नंदू ने अपनी सारी कहानी अपने भाइयों को सुना दिया। भाई, हमसे जो गलती हुई है उससे हम बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हमें माफ कर देना नंदू। आज के बाद हम भी मेहनत करेंगे, काम करेंगे और अपने परिवार को खुश रखेंगे। हम यह वादा करते हैं दोबारा हम आलसीपन नहीं करेंगे। नंदू अपने हिस्से के सभी जमीन को अपने तीनों भाइयों में बांट दिया। अब उनके सभी भाई भी खुशी से जीवन जीने लगे। इसके साथ नंदू ने अपने राज्य के सभी मजदूर किसानों के लिए योजना बनाई और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। नंदू के साथ तीनों भाइयों का और गांव वालों का भी भाग्य खुल गया।